नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और फिर से आज अपना लेक्चर लेके आ गया हूँ। ये आज हमारा दूसरा लेक्चर है बाल विकास का, जो इस वर्ष का दूसरा लेक्चर है। तो आज हम बात करेंगे बाल विकास में एक ही जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, उसका नाम है चिंतन। चिंतन से हर वर्ष कई क्वेश्चन कई प्रकार से घुमा फिरा के बनते आए हैं, जैसा कि आपका यूपी टेट में भी आता है और सीटेट में आता है। सीटेट में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और यूपी टेट में भी 2 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, उससे अधिक होने की संभावना हमेशा रहती है। मैं जो भी टॉपिक यहाँ पे आपको पढ़ाऊँगा वो ऐसे टॉपिक होंगे जो एग्ज़ाम में उनसे एक क्वेश्चन आने अनिवार्य हैं, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और एक से अधिक क्वेश्चन जो आएंगे उसकी बात ही छोड़िए। चलिए ये शुरू करते हैं चिंतन के बारे में। तो चिंतन होता क्या है? चिंतन होता क्या है भाई? चिंतन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या बालक, हम व्यक्ति के बारे में आज बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि हम बाल विकास पढ़ रहे हैं, तो हम बालक के बारे में ही बात करेंगे कि बालक किस प्रकार से चिंतन करता है, क्या करता है और उसकी क्या सोच होती है, उसके मस्तिष्क की क्या चल रहा है। ये सारी चीज़ें इस चिंतन के माध्यम से होती हैं। बाल विकास आपको पढ़ाया क्यों जाता है? इसलिए गवर्नमेंट ने, एससीईआरटी ने, एनसीईआरटी ने इसलिए बाल विकास को हमारे पाठ्यक्रम में रखा है कि हम बच्चे के द्वारा की जा रही अनुक्रियाओं को जान सकें, पहचान सकें, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या वो समझ रहा है, क्या नहीं समझ रहा है, उसको क्या परेशानी है। इन सब चीज़ों को हमें जानने के लिए, उनके गुणों को अवगुणों को पहचानने के लिए ये पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो इसलिए बाल विकास पढ़ना अत्यंत आवश्यक है एक शिक्षक के लिए। और अगर आप शिक्षक नहीं हैं फिर भी अगर आप बाल विकास पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप बच्चों के बारे में जानना सीख जाएंगे। तो बाल विकास को आप अपने जीवन में ढालने के लिए और उसके चलते आप जीवन में, समाज में किस प्रकार से बच्चों को हैंडल किया जाए, किस प्रकार से बच्चों को समझा जाए, उनके अंदर क्या होता है, जैसा कि बाद में हम जब पढ़ेंगे बालक की अवस्थाओं के बारे में, तो किस प्रकार बालक आपके खिलाफ चले जाते हैं। वो एक नेचुरल होता है, आपका विरोध करते हैं, विद्रोह करते हैं। क्वेश्चन बनता है कि किस अवस्था में बालक तूफान की तरह रहता है, मतलब उसका किसी पर नियंत्रण नहीं होता है, उसका अपने आप पर नियंत्रण नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अवस्थाओं में जब जाएंगे तो पढ़ेंगे। तो चिंतन में आज हम पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो परिभाषाएं पूछी जाती हैं, तो हमने कुछ वैज्ञानिकों के परिभाषाएं यहाँ पर लिख रखी हैं। मैंने इसलिए लिख लिया है कि आपका समय बचे, नहीं तो घंटों लग जाएंगे यहाँ पे, तो फिर लिखने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो आइए हम देखते हैं। पहला हमने लिया है रास महोदय का। रास महोदय चिंतन के बारे में क्या कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है, मेरे द्वारा बताया गया, तो आप लोग अपने बारे में, इन लेक्चर्स के बारे में जो यहाँ पे चल रहे हैं उनके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और इंस्टाग्राम पर इसी यूट्यूब चैनल के नाम से बना है, ग्रुप है वहाँ पे, मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ के नाम से, तो आप वहाँ पे जाके शामिल हो जाइए। और हम एक सेशन चलाएंगे जिस दिन हम ग्रुप को ओपन करेंगे, जिसमें आप अपनी समस्याओं को हमें अवगत करा सकते हैं। वैसे तो आप कमेंट बॉक्स में दे ही सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर हम व्हाट्सएप नंबर भी एक जारी कर देंगे। अभी हमने किसी भी प्रकार का मोबाइल नंबर नहीं जारी किया है, तो आप लोग किसी भी ग्रुप से बचते रहिएगा। हमारे अगर चैनल के नाम से ग्रुप मिलता है, हम सिर्फ इंस्टाग्राम पे हैं और यूट्यूब चैनल पे, और किसी भी माध्यम पर हम नहीं हैं। तो आप अपनी समस्याओं को हमारे यहाँ तक पहुँचाने के लिए आप इंस्टाग्राम और कमेंट बॉक्स का साधन ले सकते हैं। रास महोदय कहते हैं चिंतन के बारे में कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यह मन की बातों से संबंधित क्रिया है। यह कैसी क्रिया है? मन की बातों से संबंधित क्रिया है। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। रास महोदय कहते हैं कि चिंतन मस्तिष्क से जुड़ी हुई एक ज्ञानात्मक पहलू है, मतलब बच्चे के ज्ञान से जुड़ी हुई एक ज्ञानात्मक पहलू है कि बच्चा सोच क्या रहा है, उसके मन में, मस्तिष्क में
चल क्या रहा है, ये सारी चीज़ें इसमें है। यह मन की बातों से संबंधित क्रिया है। उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या उथल पुथल चल रही है, क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, वो इन चीज़ों से संबंधित है, ऐसा मनोवैज्ञानिक रास महोदय ने बताया है। आइए देखते हैं रायबर्न ने क्या कहा है। मनोवैज्ञानिक रायबर्न ने क्या परिभाषा दी है, आप इन परिभाषाओं को नोट करिए। हम इतना धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन की तरह पढ़ा रहे हैं, तो आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आप नोट्स तैयार कर रहे होंगे। हम पूरा टॉपिक आपको देंगे और बाकी जो कुछ आपको लगेगा कि कम है तो आप लोग प्रैक्टिस सेट हल करिएगा प्रीवियस ईयर, और किताबें जो आपके पास बीटीसी बीएड की होंगी उनको पढ़िएगा। फर्स्ट सेमेस्टर की किताब आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा एग्ज़ाम देने। सारे क्वेश्चन आपको फर्स्ट सेमेस्टर की बुक से मिल जाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर के बुक से आप पढ़ के जाएंगे, आपके 20 से 22 क्वेश्चन वहाँ से मिलेंगे। और ये हम जो दे रहे हैं ये तो आपके लिए सोने पे सुहागा है। रायबर्न महोदय कहते हैं चिंतन संबंधी क्रिया है। चिंतन इच्छा संबंधी क्रिया है। चिंतन क्या है? इच्छा संबंधी क्रिया है। जब हम कोई इच्छा करते हैं, कोई चीज़ चाहते हैं, तो उससे हमारी संबंधित क्रिया है। जब हम कुछ सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, कोई वस्तु हमें चाहिए तो उसके बारे में हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं, चिंतन करते हैं, सामने है कि नहीं है, इन सारी चीज़ों को हम सोचते रहते हैं, तो वो क्या है? एक प्रकार से चिंतन है। ठीक है। चिंतन शब्द का प्रयोग, एक मिनट, चिंतन इच्छा संबंधी क्रिया है। रायबर्न महोदय ने कहा जो किसी असंतोष के कारण आरंभ होती है। जो किसी असंतोष के कारण आरंभ होती है। चिंतन जो है एक मानसिक क्रिया है, जो किसी इच्छा संबंधी क्रिया, जो किसी असंतोष के कारण, मतलब चिंतन कब शुरू होता? आदमी अगर अपने लाइफ में मस्त है, खुश है, उसकी सारी सुख सुविधाएं पूरी हो रही हैं, तो क्यों चिंतन करेगा? भाई आप भी तो चिंतन कर रहे हैं। चिंतन आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको यूपी टेट क्वालिफाई करना है। आप क्वालिफाई करने के लिए चिंतन करते हैं। अगर आपका यूपी टेट क्वालिफाई रहता तो आप अन्य बालकों की तरह सुपर टेट की तैयारी करते, आपको यूपी टेट का टेंशन नहीं होता, आपको चिंतन नहीं करना पड़ता कि आपको सुपर टेट में जाना है, हम पास होंगे कि नहीं पास होंगे, अगर फेल हो गए तो फिर हमारा ये भर्ती निकल जाएगा, अगर पास हो गए तो हम भर्ती में शामिल होंगे और भविष्य में टीचर बन जाएंगे। ये सारे चीज़ें चिंतन के प्रकारों में आती हैं। असंतोष का कारण, जब आपके अंदर संतोष नहीं रहेगा तो इसी प्रकार से आपके अंदर चिंतन का भाव प्रकट होता और प्रयास के आधार पर चलती हुई स्थिति पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही आप प्रयास करते हैं कि मेरा यूपी टेट निकलेगा कि नहीं होगा, तो एक निष्कर्ष पर पहुंचती चली जाती हैं जो इच्छा को संतुष्ट करती हैं। फिर आप सोचते हैं कि नहीं, इस बार हम मेहनत करेंगे। जो पहली बार है वो कहेंगे हम पहली बार में ही निकालेंगे और पहली बार में ही टीचर बन जाएंगे। जिनका नहीं निकला है वो कहेंगे इस बार हम दुगनी मेहनत करेंगे, जिससे हम जाकर फिर से सुपर टेट में शामिल हो जाएंगे। तो फिर क्या होगी? आपकी इच्छा की संतुष्टि होगी। अरे हाँ, मैं अगर इतनी मेहनत कर लूँगा, इतना कर लूँगा, तो मेरा काम बन जाएगा। बच्चा भी इसी प्रकार से किसी चीज़ को ढूंढता है, खोजता है। अगर उसे कोई खिलौना चाहिए, अगर उसके पास नहीं है तो वो उसके लिए काफ़ी परेशान होता है। वो कई तरह के समस्याओं से जूझता रहता है, किस प्रकार से हमें यह खिलौना मिले, किस प्रकार से मैं इसको प्राप्त कर लूं। तो कभी घर वालों से कहता है, अगर घर वाले नहीं देते हैं तो चोरी कर लेता है। तो चोरी करने के बाद जब उसे प्राप्त हो जाता है, उससे तो ये नहीं पता है कि ये अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है। उसकी मानसिक क्षमता भी इतनी डेवलप नहीं हुई है कि उसे अच्छे और बुरे में फ़र्क हो। तो वो क्या करता है? चुरा लेता है, तो उसकी इच्छा शांत हो जाती है। तो ये आपका चिंतन जो होता है उसका शांत हो जाता है, इच्छा को संतुष्ट करती है। वैलेंटाइन महोदय क्या करते हैं चिंतन के बारे में? वैलेंटाइन महोदय कहते हैं कि चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होती है। बस वही बात है, जैसा कि आप एक लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं कि मुझे सुपर टेट में बैठना है और अध्यापक बनना है, तो आपका चिंतन सिर्फ
आपको नहीं दिखाई देगा कि आपके घर के पड़ोस में शादी पड़ी है, मुझे शादी में जाना है, आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। आपका चिंतन आपके केंद्र पर बना हुआ है कि अरे मैं शादी में गया तो आज मेरा 10 घंटा बर्बाद होगा, शादी में गया तो आज मेरा 10 घंटा बर्बाद होगा, 1 दिन बर्बाद होगा, 2 दिन बर्बाद होगा, कहीं दूर जाना होगा। तो इन सब चीज़ों से आपका अवधान उस पर जकड़ा रहेगा, आपका चिंतन बना रहेगा, आपके केंद्र से लक्षित रहेगा। तो ये क्या होती है, इच्छा को संतुष्ट नहीं करती है। अविराम गति से उस पर क्या होता है, अविराम गति का मतलब हो गया कि लगातार बिना रुके थके आपका चिंतन उसी पर बना रहेगा जब तक आप यूपी टेट की मार्कशीट आपके पास ना आ जाए और आप सुपर टेट के लिए एलिजिबल ना हो जाए। तो ये अविराम गति से आपकी तरफ लगा रहता है। गैरेट महोदय क्या कहते हैं, हमने 4 मनोवैज्ञानिकों को लिया है, हमें लगा कि कुछ अच्छे से इसको समझाया जाए, क्योंकि एक बहुत ही कठिन टॉपिक है ये, इसको समझना बहुत ज़रूरी है और ये कोर चीज़ है, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। चिंतन, गैरेट महोदय कहते हैं कि चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है। चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों का प्रयोग होता है, चिंतन में कह रहे हैं गैरेट महोदय, अब ये बालक को लेके कह रहे हैं, पूरा ये थियरी इनकी बालक के ऊपर है। चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार होता है। कोई बच्चा है, उसने अपने घर पे बाहर कभी कुत्ता नहीं देखा है, उसने बिल्ली को अपने घर में देखा है, उसने कुत्ता नहीं देखा है। जैसे ही उसके सामने कुत्ता पहुंचता है, वो कुत्ते को देखता है तो उसके अंदर एक रहस्यमय चीज़ें उथल पुथल करना शुरू हो जाती। अरे बिल्ली तो इतनी बड़ी थी, ये क्या चीज़ है, वैसे ही दिख रहा है काला सा, क्या चीज़ है, 4 पैर हैं, एक पूँछ है, मूँछ है, कान है, क्या है। तो उसके अंदर रहस्य बन जाता है कि ये है क्या, ये चीज़ें क्या है। वो अपने भावों को, जिसमें वो सामान्य रूप से उसके अंदर प्रतीक बन जाता है कि बिल्ली का प्रतीक कैसा है, कुत्ते का प्रतीक कैसा है, उसे पता ही नहीं चलता है। उसे तो तब पता चलता है जब कुत्ता बोलता है भौं भौं और बिल्ली बोलती है म्याऊं म्याऊं। जब ये चीज़ें, फिर वो उन आवाज़ों से उनको अलग करता है कि अरे ये तो दूसरी आवाज़ है, ये दूसरी आवाज़ है। इस प्रकार से उसके रहस्य का खंडन होता है और उसके चिंतन को एक प्रकार से संतुष्टि प्राप्त होती है। तो गैरेट महोदय कहते हैं कि चिंतन एक रहस्यपूर्ण कार्य है जो व्यक्ति को प्रतीकों, बिंबों से, मतलब प्रतीक का मतलब होता है बिंब, विचार, प्रत्यय, कोई भी उसकी चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी परिभाषाएं समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, तो उसको हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। जैसा कि आप जो इस वीडियो में कहेंगे तो उसको, जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आपको बढ़िया से उस टॉपिक को फिर से समझाने की कोशिश करेंगे 2 मिनट का समय निकाल कर। तो ये आपके हो गए 4 प्रकार के परिभाषाएं। आप अगर हमने बोल ही दिया है, आप इसको लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। चिंतन के कितने प्रकार होते हैं, तो चिंतन के तो बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। चिंतन के 4 प्रकार होते हैं। अब हम बात करते हैं उनके प्रकारों के बारे में। तो प्रत्यक्षात्मक चिंतन एक होता है। प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहने का तात्पर्य है कि इसमें क्या होता है, वस्तु का प्रत्यक्ष होना अत्यंत आवश्यक होता है। प्रत्यक्षात्मक, प्रत्यक्ष मतलब होता है कि सामने होना, वस्तु का प्रत्यक्ष होना मतलब बच्चे के सामने वस्तु होती है और बालक क्या कहता है, बालक का जो भौतिक वातावरण है, जो उसके आसपास का वातावरण जो उसे दिखाई दे रहा है, उससे जुड़ा होना चाहिए, उसमें उपस्थित होना चाहिए। मान लीजिए बालक अपने घर के बाहर खड़ा है और उसे एक बैल दिख गया, तो बैल के बारे में वो चिंतन प्रत्यक्ष रूप से तब कर पाएगा जब वो बैल को देखेगा। अगर वो बैल को नहीं देखेगा तो प्रत्यक्ष चिंतन उस पर नहीं कर पाएगा। तो प्रत्यक्ष चिंतन का मतलब है कि उसने बैल देखा, गाय देखा, कोई बाइक देखी, कार देखा, कोई नया आदमी देखा, तो कुछ भी देखा, कोई वस्तु देखी, तो
तो उसके सामने अगर वो है, भौतिक रूप से वहाँ पे मौजूद है, तो वो बच्चा उस पर चिंतन करेगा। उस चिंतन को प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहते हैं। दूसरा चिंतन होता है प्रत्ययात्मक चिंतन। प्रत्ययात्मक चिंतन, प्रत्यय का निर्माण होना, जो अभी मैं आपको बता रहा था। प्रत्ययात्मक चिंतन जो होता है, ये एक उच्च प्रकार का चिंतन होता है। एक उच्च प्रकार का चिंतन होता है जिसमें होता क्या है, बालक जो है प्रत्यय निर्माण बनाना शुरू कर देता है। प्रत्यय निर्माण बनाना शुरू कर देता है। इसमें प्रत्यय निर्माण का मतलब है कि वो उसके पास है नहीं, मतलब वो घर में बैठा या कहीं पर है, सोच रहा है, आंखें बंद करके सोचना शुरू कर दिया, कुत्ता बिल्ली, अरे आम का पेड़ है, उस पे आम लगा हुआ है, चलो आम खा रहे हैं। वो सपने में ही आंखें बंद करके वो मतलब चिंतन कर रहा है, मतलब प्रत्यय बना रहा है, चित्र बना रहा है, उसको चित्र बना रहा है, ड्राइंग बना रहा है, उसको लिख रहा है, एक बनाकर चिंतन कर रहा है कि अरे ये चीज़ क्या है, ये कैसी चीज़ है, उसके बारे में चित्र बना रहा है अपने मानसिक क्रियाओं में। कोई जानवर देखकर उसका चित्र अपने मस्तिष्क में बनाना शुरू कर रहा है, तो वो चीज़ें क्या हो गई, आपका प्रत्ययात्मक चिंतन होगा। इसके आधार पर वह चित्र को बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कल्पनात्मक चिंतन बिल्कुल आसान है, कल्पना करना। कल्पनात्मक चिंतन ये आपका तीसरा चिंतन होगा। इसमें क्या होता है कि बच्चा कल्पना की दुनिया में खो जाता है। वो सोचता है कि काश मैं भी चिड़िया होता, काश मैं भी चिड़िया होता और उस गगन में उड़ जाता। चिड़िया देखकर उसके मन में कल्पना जागृत होती कि अगर मैं चिड़िया होता तो अपने नानी के घर पे उड़ के चला जाता, अपनी बुआ के घर पे उड़ के चला जाता, अपनी सखी के घर पे चला जाता। तो ये सारी कल्पनाएं उसके मन में बनती रहती हैं। काश मेरे पास ढेर सारे कंचे होते, काश मेरे पास ढेर सारे सिक्के होते। उसे रुपयों से मतलब नहीं, उसे सिक्के चाहिए टॉफ़ी खाने के लिए। काश मेरे पास एक बैग सिक्का होता, जो उसका बैग होता है, स्कूल बैग होता है, वो सोचता। कंचे होते, उसको कंचे खेलने हैं, तो उसके मन में प्रत्यय बनेगा, वो कल्पना करे काश मेरे बैग में एक बैग कंचे होते। तो ये सारी चीज़ें क्या है, उस कल्पना है, कल्पना को जन्म देती हैं। बच्चा कल्पना करता है। ठीक है, तार्किक चिंतन मतलब कल्पना के द्वारा वो वस्तु का सामने न होना, वस्तु उसके सामने नहीं है, उन चीज़ों का वो कल्पना करता है और अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तार्किक चिंतन ये सबसे उच्च प्रकार का चिंतन होता है। तार्किक चिंतन जो होता है सबसे उच्च प्रकार का चिंतन होता है, इससे बड़ा कोई चिंतन नहीं होता है। तार्किक चिंतन जो बुद्धिजीवी होते हैं वो करते हैं। अच्छा, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या चिंतन हर कोई कर सकता है कि कोई नहीं कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। ये सारी चीज़ें अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट जब मैं इस टॉपिक के आगे बढ़ रहा हूँ तो बता रहा हूँ। आप इन सब चीज़ों के बारे में टेंशन मत लीजिए। मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगा उसको तोड़ मरोड़ के जहाँ तक मेरी पहुँच होगी उतना मैं समेटने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तार्किक चिंतन जो है ये कई सिद्धांतों और तर्कों पर आधारित होता है। कई सिद्धांतों और तर्कों पर आधारित होता है। ये क्या है, एक सर्वाधिक उच्च प्रकार का चिंतन है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगर क्वेश्चन बन जाए कि सबसे उच्च प्रकार का चिंतन क्या होता है तो आप तर्क चिंतन पे ट्रिक लगाइएगा और यूपीटीईटी में 1 नंबर प्राप्त कर लीजिएगा। यह चिंतन हर कोई नहीं कर पाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन बने कि कौन सा ऐसा चिंतन है जिसे हर कोई नहीं कर पाता, हर व्यक्ति नहीं कर पाता, तो आपका तार्किक चिंतन है। अरे भाई, कोई अगर मंद बुद्धि बालक है उसे आपसे, या कोई ऐसा बालक है जो अपने आप से बाहर की नहीं सोच सकता है, उसके पास इतना दिमाग डेवलप नहीं हुआ है कि वो कोई अन्य चीज़ को सोच सके, तो वो क्या है, वो तार्किक चिंतन नहीं कर। तार्किक चिंतन मतलब हो जाता है किसी समस्या का समाधान ढूंढना, किसी समस्या का समाधान ढूंढना। अगर हर कोई तार्किक चिंतन कर लेता तो बड़े बड़े शिक्षक, बड़े बड़े लॉयर, बड़े बड़े लोगों की ज़रूरत क्या होती, सीए वगैरह की ज़रूरत क्या होती कंपनी वालों को कि अरे कंपनी कैसे चलानी। वो तार्किक करने वालों को ही हायर करते हैं ना कि ये सोचे हमारी कंपनी को कैसे डेवलप किया जाए। ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं।
तो तार्किक चिंतन हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। यह बुद्धिजीवी अक्सर इसी प्रकार का चिंतन करते हैं। बुद्धिजीवी से तात्पर्य होता है कि जो पढ़े लिखे होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, जिनके पास समझने की क्षमता होती है, जो लोग समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो पढ़ा लिखा है, कापी कलम चलाना जानता है वही बुद्धिजीवी होते हैं। बुद्धिजीवी जिनके पास ज्ञान नहीं होता। क्या पुराने समय में बुद्धिजीवी नहीं थे? जब शिक्षा नहीं थी तब भी तो बुद्धिजीवी लोग थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे, रविदास जैसे लोग थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, कालिदास क्या थे? कालिदास के पास तर्क चिंतन नहीं था, बिना तर्क के ही उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे बड़े बड़े महाकाव्यों की रचना की। तो बिना पढ़े, जो ज्ञानवान नहीं है, गांव के आप देखेंगे, आप गांव में देखिए बुजुर्ग जो होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन काफ़ी कोई बड़ी समस्या होती है तो उनसे पूछा जाता है कि भाई आप बताइए क्या इसका हल क्या होगा। तो उनके पास तार्किक चिंतन अधिक है ना, इसीलिए उनसे अन्य लोग जाते हैं। नहीं तो हर कोई पूछ लेता, हर समस्या का समाधान तो कोई भी निकाल सकता है। तो तार्किक चिंतन सर्वाधिक उच्च कोटि का चिंतन है जिसे बुद्धिजीवी लोग अक्सर प्रयोग में लाते हैं। आइए इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। हर व्यक्ति द्वारा चिंतन किया जा सकता है। देखिए, अब इसमें कंफ्यूज आप मत होइएगा कि तार्किक चिंतन हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो आप देखिए 4 प्रकार के चिंतन हमने यहाँ पे बताए हैं, जिसमें से 3 प्रकार का चिंतन तो कर सकता है। कुछ नहीं कर सकता तो कल्पना कर सकता है कि मैं हूँ राजा। कोई भी कल्पना कर सकता है मैं हूँ राजा। स्त्री कल्पना करे कि मैं पुरुष हूँ, पुरुष कल्पना करे मैं स्त्री हूँ। कुछ भी हो सकता है। कल्पना में आप अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं और नरेंद्र मोदी के मुख्य सलाहकार भी बन सकते हैं, और पाकिस्तान को आप सपने में तो उड़ा भी सकते हैं। ठीक है, रोज़ लोग उड़ाते हैं क्या, बम लगा के उड़ा दा। तो ये सारी चीज़ें कल्पना है। तो कल्पना का चिंतन कोई भी कर सकता है। समस्या समाधान निकालना, मतलब समस्या का हल निकालना ही क्या है, इसकी विशेषता है। चिंतन करने की विशेषता क्या होती है? समस्या का हल निकालना हर व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, जो मैं बता दिया। सज्जन पुरुष सदैव चिंतन करते रहते हैं। सज्जन पुरुष मतलब होता है कि जो लोग लोगों के बारे में हमेशा भला सोचते रहते हैं, हमेशा करना चाहते हैं। जैसे आपका ये इंस्टीट्यूट चैनल काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ था, चैनल बन के पड़ा था, सिर्फ इस पर मस्तीबाजी हो रही थी, लेकिन लगा कि इस चैनल के माध्यम से हम कुछ लोगों को 2, 4, 10, 20 जो भी हैं, 10, 20, 50 जो भी लोग हैं उनको हम सहायता कर सकते हैं। तो हमने कहा लाओ पढ़ाया जाए, इन लोगों के लिए कुछ पढ़ाई करवाई जाए। तो इसलिए हम लोगों ने इस प्रकार का चिंतन करना शुरू कर दिया। ये सारी चीज़ें एक सज्जन पुरुष सदैव चिंतन करते हैं। इस प्रकार से कहा जाए तो हमारा संस्थान एक सज्जन पुरुष की तरह है। ठीक है, चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन आपका बनता है कि चिंतन कैसी प्रक्रिया है, चिंतन किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो उसमें ऑप्शन में देखिएगा कि उसमें दिया रहेगा मानसिक प्रक्रिया है, तो आप उसी पर ट्रिक कर दीजिएगा। चिंतन क्या है? चिंतन क्या है? तो चिंतन एक विशिष्ट गुण है। ये आपके 2 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं एक बार और बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, चिंतन एक विशिष्ट गुण है। क्वेश्चन बनेगा कि चिंतन कैसी प्रक्रिया है, तो चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन क्या है, तो चिंतन एक विशिष्ट गुण है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा टॉपिक आज समझ में आ गया होगा, और मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की, अपना 100% देने की कोशिश की। अब हम इसके बारे में, तो ये चिंतन हमने क्लियर कर लिया है और हमने परिभाषाएं भी बता दी हैं। अब आपको हम अगले लेक्चर में जो बाल विकास होगा उसमें हम आपको बता देंगे अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन के बारे में बताएंगे, जो कि एक या 2 नंबर का उससे भी बनने की संभावना होती है। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे आपका अभिसारी चिंतन क्या होता है, अपसारी चिंतन क्या होता है मैं अभी बता देता, लेकिन लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय।